जय हिंद दोस्तों। तो आज का सेशन हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द जुड़े और लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल बातें पढ़ाते हैं। तो कहता है, खुल जाएंगे सभी रास्ते की रुकावट से तो लड़ सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावट से तो लड़ सही। सब होगा हासिल तू मेहनत कर तो सही। समझ में आया? इस सेशन के साथ ताली से स्वागत किया है। तो चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर होगा 55 नंबर। कौन सा होगा? 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनहरा क्वेश्चन है, संविधान से। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के उद्देशिका कहें तो प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि उस कथन को छांटना है कि कौन सा कथन। 4 ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा और यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार बताया जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में छांटना आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, प्रस्तावना के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है नहीं है। उद्देशिका ऑप्शन 1 नंबर, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन इसका बी क्या कहता है जी? उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। समझ गया? तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। और उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी ऑप्शन सही है। गलत है। सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी भी सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। यानी कि ए बी सी तीनों कथन जो ऑप्शन में दिया गया है सही है। समझ गया? तो पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले प्रस्तावना का मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? कब किया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। तो इससे पहले आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है। 9 दिसंबर को कैबिनेट मिशन आया था भारत में संविधान निर्माण करने के लिए, जिसका 9 दिसंबर 1946 को भारत में आया था। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि उन संविधान सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे। इसलिए अनुभवी व्यक्ति को ही बनाना अच्छा समझा, तो ही बनाया। तो इसलिए जो संस्था बनाया, सभा बनाया, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इस सभा जो बनाया तो यह सभा क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? और असफल होने के कारण क्या था कि मुस्लिमों ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। लेकिन मुस्लिम इस सभा में भागे नहीं लिया था, जिसके कारण से ये सभा क्या हो गया था? असफल हो गया। इसके जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, कितना दिसंबर 1946 में कहे तो 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, संविधान सभा के दूसरी बैठक, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो यह सभा क्या रहा? सफल रहा। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9/11 प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो असफल रहा। दूसरी बैठक संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति बने। और यह सभा क्या हुआ? सफल रहा। इसके जस्ट 2 दिन बाद, लेकिन 9 से प्लस 2 11 हो गया, 11 से प्लस 2 13 हुआ। 13 दिसंबर 1946 में
को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के संविधान में प्रस्तावना का मांग किया के पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछेगा प्रस्तावना उद्देशिका का मांग किसने किया जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना के शब्द ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के शब्द कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? समझ गया? तो क्वेश्चन करा तो समझ में भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्तावना का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि तो प्रस्तावना है जो संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी कि इस प्रस्तावना में कई प्रकार के स्वतंत्रता मिला है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। प्रस्तावना याद है किसी को? किसी को याद है प्रस्तावना? चलिए, याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो याद कीजिएगा। ऐसे तो हम मेरे हिसाब से याद ही होगा सबको। समझ गया? तो चलते हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार पर स्तंभ है। तो उद्देशिका में जनता की भावनाएं और तथा कुछ गप कर रहा है, सब वहाँ चल रहा है, लाइव चल रहा है। समझ गया? हरा जाएगा तुरंत पट से नजर में नजर मिला के रखो। क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी चुप रहो, क्वेश्चन लास्ट में होगा, पहले करते हैं घंटा। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में समाविष्ट है। लेकिन कहने पर उद्देशिका जो है उसमें क्या चीज समाविष्ट है? तो उसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं उसमें प्रस्तावना में निहित है। आकांक्षाएं, भावनाएं और आकांक्षाएं। संविधान विवादों में ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा का समान समझा है। संविधान की आत्मा किन्हें माना गया? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा या कुंजी कह सकते हैं। संविधान का आत्मा या कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना को। किसे कहा गया? यदि प्रस्तावना विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाए। प्रस्तावना में अगर मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जाए तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। समझ गया? लेकिन क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया जी? मात्र एक बार। कितना बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में कितना बार संशोधन हुआ है? एक बार। वो संशोधन जो हुआ है तो मत क्या संशोधन हुआ है जी? 73वां संविधान संशोधन के तहत 73 में हुआ जी। हैं? एक मिनट रुको पहले। संविधान के जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, कौन संविधान संशोधन? 42 मार्च एक बार हुआ संविधान के प्रस्तावना में संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ जी? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान आईनी संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक क्या चीज? अखंडता। एक चीज क्या? अखंडता। क्या चीज? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
संशोधन कर कौन सी अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों को तीनों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मात्र एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। समझ में आया जी? फिलहाल संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि। बनकर कब तैयार हुआ? देखो संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 अंगीकृत कुछ या बनकर तैयार हो गया, हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 लेकिन बनकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी। लागू होने से 2 दिन पहले, लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 जनवरी को ये क्यों लागू हुआ? बात यहाँ ये होता है कि संविधान मेरा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले रावी नदी के तट पर झंडा को फहराया गया था 1930 ईस्वी में। 1929 में फहराया गया था। इसी कारण उसी बात को मद्देनजर में रखते हुए अदालत फैसला सुनाया, संविधान सभा का फैसला सुना गया कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू होगा। समझ गया? मनाते हैं। इस बताइए धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक है? ये अलग है ना। तो पहले आप पढ़ा थे बात धर्म निरपेक्ष, आप पढ़ते थे कौन निरपेक्ष, दोनों अलग है कि एक ही? धर्म और पंथ दोनों दो चीज अलग है। धर्म निरपेक्ष के मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष मतलब भारत जो है कोई भी अगर धर्म मानता है तो कोई भी धर्म मान सकता है। धर्म हो तो समान धर्म हो, नहीं तो कोई धर्म नहीं मान सकता। समझ गए? ये वह धर्म निरपेक्ष के मतलब। अब तो 42वें संविधान संशोधन 1976, तो इसमें जोड़े गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। मात्र एक ही बार हुआ अभी तक प्रस्तावना में संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि 4 कथन दिया गया है, इनमें से एक कथन को छांटना है। इसका राइट आंसर जो होगा, पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है, जो कि कथन सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अनंत समय के लिए किया जाता है। ये जो बात लिखा हुआ है इसके बारे में, ये क्या है? गलत लिखा है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। समझ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और पढ़ देते हैं कि भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना है। कब बना जी? 1970। भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना? 1970। भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना? 1970 में बना। और इसे लागू कब किया गया? फिर संविधान के प्रश्न, संविधान वाला बात आ जाता है कि बना कब, लागू कब हुआ? फिर आता है 2 साल के बाद 1970 में बना। भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना? 1970। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 1972 में लागू किया गया। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, मतलब क्वेश्चन समझा कि करा कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है, वहां से लेके वो कहां से गुजरती है, लेकिन
जो मुहाना उसका होता है बंगाल की खाड़ी में, वो कितने देश के साथ होके गुजरती है के ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले बता दिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तिब्बत में है मानसरोवर झील। आप देखेंगे कि जहाँ पर होगा उत्तराखंड के बगल में होगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही निकलता है। मानसरोवर झील में भी कहाँ से निकलता है? तो चेमा युगडुम, चेमा युगडुम ऐसे करते हैं, चेमा युगडुम, चेमा युगडुम से निकलती है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। थोड़ा सा नाम लग रहा है, यही नाम पर है चेमा युगडुम, चेमा युगडुम करके नाम कुछ है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। और दूसरी बात बता दें, इस ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितना है जी? तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का सेम है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग दोनों का क्या है? सेम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। और बता दें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखो, तिब्बत। चलो भाई, तिब्बत से तो होकर गुजरता है, चीन से तिब्बत तो चीन में है, तो चीन बोल दिए तो तिब्बत, तो चीन म्यांमार। पहला ऑप्शन तो इसी घट गया क्योंकि म्यांमार इधर है, सबसे पूरब में है, भारत के पूरब में। बताओ ब्रह्मपुत्र नदी इधर आएगा? देखिए ये है म्यांमार, ये जो दिख रहा है आपको यही म्यांमार। क्या ब्रह्मपुत्र नदी इधर आ सकता है? नहीं आता है। ब्रह्मपुत्र नदी डायरेक्ट यहाँ से इधर घुसता है। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन छट गया। दूसरा है भूटान, नेपाल, भारत। तो हाँ, भूटान, नेपाल, भारत। चलो ठीक है, भूटान, नेपाल, भारत। लेकिन भूटान से होके तो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरबे करता है, ना ही तो नेपाल से होके गुजरता है। ये भी ऑप्शन छट गया। ब्रह्मपुत्र नदी देखो नहीं गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी या देखो आ रहा है, या नदी आ रहा है, या देखो ब्रह्मपुत्र नदी जा रहा है, डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश से घुसेगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो वहां से निकलेगा डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारेगा, यहाँ से यहाँ बांग्लादेश चल जाएगा। समझ गया? दूसरा है चीन, भारत, बांग्लादेश। चीन, भारत, बांग्लादेश। देखो ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन है जी। चीन अब यहाँ भारत में एंट्री लिया, देखो ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र नदी यह है, ये नदी आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश में एंट्री लेते हुए अभी गिरेगा बंगाल के खाड़ी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने देश से होकर गुजरती है? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। चीन का है तो तिब्बत भी चीने में है। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत पर कब्जा किया के कौन? चीन। तिब्बत पर कौन कब्जा किया हुआ है? चीन कब्जा किया। इसके दाईं ओर सहायक नदियां, यानी कि ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर इधर की बात करें, दाईं ओर सहायक नदियां कौन है? सुबनसिरी। पूछेगा एग्जाम में, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है जी? ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और संकोच किसकी है जी? संकोच किसकी? ब्रह्मपुत्र। एग्जाम में तुमसे पूछेगा कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक, तो पूछेगा सेठ महासागर मिलता होगा मानस और तीस्ता। मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? यही तो एग्जाम में बार पूछता है, मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी की। इसकी बाईं ओर, अभी तो हम दाईं ओर पर है, दाएं इधर हुआ, अब बाएं इधर हो जाएगा। समझ गए? इधर हुआ दाएं, इधर हुआ, अब बाईं ओर पढ़ते, बाईं ओर लोहित, दिबांग, सिकांग, बड़ही, बुद्धि, दिहीन, बराक। दाएं ओर पूछेगा तो वीडियो पूछता है, ज्यादा पूछता है लोहित किसका सहायक नदी है जी? अब ये दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि लोहित जो है किसका सहायक नदी है जी? तो ब्रह्मपुत्र की। किसका है? जो कि बाईं साइड है, जो कि कहाँ है? बाईं साइड। अब लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर, लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। अब बता माजुली द्वीप है कहाँ? असम में है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ
किसके संगम पर है जी? किसके संगम पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के संगम पर है। तो कौन सहायक नदी है? लोहित और दिहांग। लोहित और देखो लोहित और दिहांग जो है नदियां वो असम में होगा, दिहांग होगा अरुणाचल, लोहित और असम में होगा दिहांग और लोहित। समझ? दिहांग क्या देखो है और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी जा रहा है और ब्रह्मपुत्र ये जा रहा है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नाम से जानते हैं जी? जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को देखो ये कॉन्सेप्ट पकड़ो कि अगर कोई बात बोले कि ब्रह्मपुत्र क्वेश्चन बार घूरते रहता है कि भारत में कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कौन सा नाम से जानते हैं जी? तो सांगपो। तो कोई यहाँ लिख दिया सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की बात एक बार पिछले बार भी पढ़े थे क्वेश्चन, फिर से इसको आगे क्वेश्चन तो पढ़ देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी। किस नाम से? सांगपो नदी। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अगर अरुणाचल प्रदेश में देखो एंट्री लिया तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या होता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी। किस नाम से? दिहांग। और यही नदी जब असम में लेगा एंट्री तो इस नदियों को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में। असम में जाके बोलते हैं कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना। और जब यही नदियां बांग्लादेश में आती, देखो यह नदी आ रहा है, ये जो नदी आ रहा है ना ये याद रखो यार, तो इसी नदिया को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। यमुना ना जमुना। यमुना और जमुना दोनों नदी है। जमुना नदी कौन सा नदी? जमुना नदी। कौन सा नदी? जमुना नदी। समझ गया? तो ये जमुना नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है। नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत, देखो वही पॉइंट आ गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। कहीं मिलेगा तसोंगपो, लेकिन सांगपो समझ गए? पढ़ते हैं सांगपो लेकिन लिखा आता है तसोंगपो। देखो यहाँ लिखा है सांगपो, यहाँ लिखा है तसोंगपो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो तिब्बत में सांगपो जिसका अर्थ पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? तो शोधक होता है। सांगपो का शोधक। और नामचा बरवा पर्वत के निकट या दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, लेकिन नामचा बरवा पर्वत के निकट या दक्षिण की ओर क्या आती है? मुड़ जाती है। यहीं पर से मुड़ जाती है। समझ गया? मुड़ जाती है। तथा अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल लड़का क्या गप कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं तब इस नदी को, जब ही हम अभी बताएं कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो उसको क्या किस नाम से? दिबांग या दिहांग या दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। यही क्वेश्चन याद रहना चाहिए कंठस्थ कि तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, और इधर बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। इतना क्वेश्चन याद है तो ठीक है। अब मानस और तीस्ता किसकी सहायक नदी आएगी? मानस और तीस्ता, हाँ ब्रह्मपुत्र किसकी है जी? ब्रह्मपुत्र नदी। किसकी सहायक नदी है जी? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? मस्त क्वेश्चन, जिसको ये क्वेश्चन का मैप पकड़ है उसी से क्वेश्चन बनेगा। देखो मैप वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से नहीं लगता है। भारत की सीमा से नहीं लगता। ऑप्शन ए है चीन। तो चीन बताओ। चीन नहीं लगता। चीन लगता है जी नहीं। भारत की सीमा से? लगता नहीं चीन। मैप पढ़ा है, घर में देखता है मैप? नहीं सकता। देखो चीन है लगा भारत की सीमा से। यहाँ देखो भारत की सीमा लगा है। ऑप्शन ए क्या है? लगा हुआ है। ऑप्शन ए लगा हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं लगा हुआ, ये तो लगा है। ऑप्शन बी है भूटान। तो भूटान बताओ है लगा? हाँ, भूटान देखो लगा हुआ है भारत की सीमा से। ऑप्शन सी है बर्मा। बर्मा बताओ है लगा हुआ? देखो है म्यांमार, म्यांमार को बोलते हैं बर्मा। तो देखो अभी लगा हुआ है। ऑप्शन डी जो कहता है ताइवान। क्या है ताइवान? बता ताइवान कहीं पर नजर आ रहा है? नहीं पहले भारत सीमा से नहीं लग रहा है ताइवान। तो यही ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ताइवान। बर्मा नहीं लग रहा है। देखो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक बर्मा सीमा लग रहा है। चीन के यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। चीन के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीन गो इधर सिक्किम से लग रहा है, 4 गो एगो सिक्किम से, एगो अरुणाचल प्रदेश से, 5 राज्य से लग रहा है। समझ गया? 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 स्टेट से, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लग रहा है। समझ गया? ताइवान कहाँ स्थित है? पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। ताइवान एक प्रकार का क्या द्वीप है जो कि पूर्व एशिया में स्थित है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बनाया गया। यानी कि ताइवान जो एक प्रकार का क्या है? द्वीप। क्या है? द्वीप है। क्या है? द्वीप है जो कि पूर्वी एशिया में स्थित है। कहाँ? ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित है। वर्ल्ड मैप में निकाला जाए तो देखिए वर्ल्ड मैप से समझते हैं। ताइवान, ताइवान कहाँ है जी? देखिए ताइवान पूर्व एशिया, पूर्व एशिया है, एशिया के पूरब में ताइवान। ताइवान या देखो चीन के जस्ट बगल में, फिलीपींस के ऊपर थोड़ा सा ताइवान। ताइवान है तो ताइवान जो है पूर्व एशिया में, ठीक। द्वीप एक प्रकार का है क्या? यही तो दिख रहा है उजला कलर का, ये क्या द्वीप? क्या है? द्वीप। यही छोटा छोटा देखो यहाँ छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप में है, ये बहुत सारे, यही सब द्वीप मिलाकर क्या बनाया गया? चीन गणराज्य बना गया। चीन गणराज्य बनाया। तो बता ताइवान की राजधानी कहाँ है जी? ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी फिलीपींस। बताओ तुम सब ताइवान की राजधानी नहीं जानता? फिलीपींस। ताइवान की राजधानी ताइपेई। अब फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी हाँ मनीला है। बहुत अच्छा, मनीला। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बताएगा, जो पिएगा वो बताएगा। तो तुम सब तो शिक्षा का ज्ञान लेना नहीं चाहता है। देखो लेने वाला यहाँ से है। समझ गया? मेहनत करो, बहुत कमजोर है मैथ पर ध्यान दो थोड़ा, बहुत बढ़िया रहेगा। समझ गया? बताओ फिलीपींस की राजधानी नहीं पता है? मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला। मन से कुछ से अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय कटक, अंतरराष्ट्रीय मनीला। इसको कैसे याद करने बताए थे कि अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो भारतीय में, भारत में है तो कटक, यानी कि चावल पहले राष्ट्रीय लेवल पर है तभी खाली कट कर क्या करो कट कर, लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक। अगर अंतर इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो मन से कट मेहनत करना पड़ेगा, उसको मन से कट कटाओ। तो मन से कट कराएंगे मतलब मनीला, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला, मन से। समझ गया? अब नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़े? नेक्स्ट जो है तो समझ गया जिसका मुख्यालय चीनी गणराज्य का मुख्यालय कहाँ है जी? ताइवान है। चीनी गणराज्य का मुख्यालय कहाँ है? बताएगा। चीन की राजधानी कहाँ है जी? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका तो बहु वाला क्वेश्चन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब तुम बताएगा इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है जी? कल के क्लास में हुआ था। इक्वाडोर की राजधानी
देखो दरोगा बनना है तो कैपिटल याद रखो, एक क्वेश्चन इससे डालेगा, समझ गया। अगर आप लोग भी सबका देखें डबल स्टार तो एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कैपिटल याद रखें, समझ गए। बताओ इक्वाडोर के कैपिटल कहाँ है जी? कहाँ है इक्वाडोर की कैपिटल? इक्वाडोर, इक्वाडोर कौन बताता है देखते? इक्वाडोर इक्वाडोर के राजधानी क्यूटो हमारा। देखो ये उधर में कोई दम नहीं लग रहा है, उधर में कोई दम नहीं लग रहा है, इधर में देखो सूरज कोटोपैक्सी क्यूबा। चलिए कोई बात नहीं। इक्वाडोर के राजधानी क्यूटो। आप लोग लेकिन इस सब जैसा नहीं बनिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। मेहनत बरकरार है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन से, आप देखो क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का काम है, चीन से लगने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित। अब ये खुद को बताएं कि चीन से चार गो स्टेट लगेगा इंडिया का, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन लगेगा? बताएगा, तुम्हें बताएगा कि चीन से कौन कौन सा स्टेट लगेगा सीमा? भारत का कौन कौन सा स्टेट सीमा लगाएगा चीन से? लद्दाख। बताओ लद्दाख, तुमको ये भी पता है स्टेट है कि केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले। तो बताओ चार गो स्टेट कौन कौन सा लगता है चीन से? हाँ अरुणाचल प्रदेश, हाँ एक, म्यांमार दो। अब बताओ म्यांमार, हम कुछ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ देश हम पूछ रहे हैं कि स्टेट पूछ रहे हैं, इंडिया का स्टेट। चीन से देखो, मैप से याद करो, देखो लाओ इधर मैप से। सिक्किम, उत्तराखंड, मैप सीखो, खाली मैप रूम में रखता है तुम सब, मैप सब रहता है। देखो ये जो है ये वाला भाग, ये क्या है मेरा? चीन है। अब देखो चीन से एक केंद्र शासित प्रदेश लगा जो लद्दाख। आप बताइए लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले। लद्दाख की राजधानी ले। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट जो लगता है हिमाचल प्रदेश, पहला स्टेट। और दूसरा स्टेट उत्तराखंड, दूसरा स्टेट उत्तराखंड, तीसरा स्टेट तीसरा स्टेट सिक्किम, और चौथा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा चीन का जो सीमा लगता है कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा, कितने अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा लगता है? देश के साथ दो एक लगेगा। देखो वर्ल्ड मैप इसमें क्या देखता है? तीन को लगता है। इसी में वर्ल्ड मैप पे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप देखो, या देखो ये वर्ल्ड, इससे पता चलेगा तीन एक लगेगा, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा लगेगा, तीन को कैसे कर सकता है? भारत, याद रखना सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है जी? चीन। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन लगाएगा? तो कनाडा। दोनों क्वेश्चन फंस जाएगा। 14 में लगता 14 देश। हाँ सर्वाधिक में लगाएगा चीन 14 देश से। समझ गया? तो चीन से लगाएगा सर्वाधिक देशों से सीमा, देश से लगाने अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन लगाएगा? चीन। और अगर खाली सीमा पूछेगा लंबी सीमा तो कनाडा होगा। लंबी सीमा कनाडा, लंबी सीमा का तो समझ है सबसे ज्यादा लंबा, लेकिन सबसे ज्यादा देश के साथ सीमा चीन का होगा, समझ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बता सकता अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार से लगने वाली भारतीय राज्य कौन कौन सा है? म्यांमार जो है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बताओ। अब ये 5 बार कम से कम पढ़े, बर्मा बर्मा बर्मा, कहाँ ध्यान रहता है तुम सब? बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। 80 आता है।
बताओ म्यांमार का जो भारत के साथ सीमा लगता है कितने स्टेट के साथ लगता है बता सकता है? तो टोटल जितना है पूर्वोत्तर राज्य सब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, लेकिन 5 स्टेट देखो। सिक्किम यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, नहीं लगती लगा तो मंजूरी तुम लगाएगा। समझो ज्योग्राफी जब थोड़ा समझना मैप रहेगा तो मैं आ गया। हाँ 1 2 3 4 एक 5 टोटल 5 गो रख 4 ठीक है भाई। 5 गो नहीं 4 गो पांच को हमरा जाना प्रोजेक्ट है 5 को 4 गो होगा तब त्रिपुरा नहीं म्यांमार के सीमा देखो जा चार स्टेट का कितने स्टेट का 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आप बताइए बीरू जी कि 4 स्टेट जो लगता है वो चारों स्टेट का राजधानी याद है क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश का राजधानी अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। नागालैंड के, मणिपुर के, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम के मिजोरम के आइजोल। तो ये 4 बताओ तुम सबको क्या कहे यार? मेहनत करो, मेहनत तो कमी है, मेहनत में कमी है, समझ गया? बनारस बताएंगे गुजरात अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। गुजरात बता दो हंस रहा तुम सब मजाक लेता है। अब गुजरात में नहीं जाते इतना फेमस है गुजरात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं गांधीनगर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है जी? भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? भूटान से लगने वाले भारतीय राज्य में कौन कौन है जी? कौन कौन है? देखो ये भूटान, भूटान से पहला सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट भारत के भूटान के साथ सीमा लगाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है जी? किसी को है पता? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। कहाँ है जी? पेरिस। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है जी? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है जी? आंद्रे अजोबे। कौन है? आंद्रे अजोबे। यूनेस्को का डायरेक्टर कौन है जी? आंद्रे अजोबे। तो बता देना चाहते हैं कि यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक जो है 2017 नियुक्त किए गए थे कौन? आंद्रे अजोबे। 2017 में नियुक्त किए गए थे आंद्रे अजोबे, जो कि कहाँ है? यूनेस्को फ्रांस में। कहाँ है जी? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके पहले कौन था? आंद्रे अजोबे के पहले कौन था यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल? तो इसका था इरिनी बोकोवा। ये रहा 2009 से लेकर 2017 ईस्वी तक, जो कि बुल्गारिया देश में था। कहाँ था जी? बुल्गारिया देश में था। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कैसा एजेंसी है जी? विशेष एजेंसी है या शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। समझ में आया? और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। यूनेस्को में टोटल कितने कार्यालय हैं जी? 50। यूनेस्को में टोटल कितने कार्यालय? यूनेस्को में टोटल कार्यालय 50।
है जी 50 है। इसका स्थापना यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर यूनेस्को में उनका स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। इसमें कितने सदस्य हैं जी? यूनेस्को में कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। कितना है? 193। यूनेस्को में कुल कितने सदस्य हैं जी? 193। ये स्थापना कर दिया। यूनेस्को का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? यूनेस्को का स्थापना करने का उद्देश्य था कि उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो कहता है कि उम्र भर सीखने का कोशिश प्रेरित करना। समझ गया? पहला एक था मकसद। दूसरा था कि विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करने की डेवलपमेंट करने के लिए क्या विज्ञान एवं नीति का क्या करना चाहिए? संबंधित ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तीसरा था कि सब उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना है। उभरती चुनौती और नैतिक चुनौतियों का क्या करना? संबोधित करना। चौथा था सांस्कृतिक विविधता परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। पांचवा है संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। समझ गया? ये टोटल कितने उद्देश्य थे यूनेस्को के? पांच उद्देश्य था यूनेस्को की स्थापना करने का उद्देश्य। समझ गया? अब नेक्स्ट जो है 60 नंबर क्वेश्चन, किसी राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी जी? किसने लिखी? प्रणब मुखर्जी। अब बताओ, प्रणब मुखर्जी भारत के कौन राष्ट्रपति रहे? तो अभी जो राष्ट्रपति है 15वां राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। 14वां हो गए। 14वां राष्ट्रपति। और जो 13वां राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? और प्रणब मुखर्जी पुस्तक लिखे थे द कोलिशन ईयर्स। अब बता मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री व्यक्ति था। था जी जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दो कार्यकाल संभाला। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल अपन पद पीएम रहते हुए फिर 2 पद संभाला। 2 पद का कार्यकाल संभाला, जो कि 2004 से लेकर 2014 ईस्वी तक संभाला। कब से कब तक? 2004 से 14 ईस्वी तक। चेंजिंग इंडिया एक पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पुस्तक लिखा जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब अगला है नेक्स्ट जो है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति और 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर 12वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर 12वां राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। मोहम्मद हामिद अंसारी के बारे में बोल रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति चुने गए। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे। के मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद अंसारी जो है भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जी? मोहम्मद हामिद अंसारी जो एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता थे। शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता थे। मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा एक आत्मकथा पुस्तक है। कौन सा है? आत्मकथा पुस्तक। कौन सी नाम है उसका? क्या नाम है? बाई मेनी आ हैप्पी। बाई मेनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइफ। इस पुस्तक में मोहम्मद हामिद अंसारी का क्या लिखा गया है? आत्मकथा। क्या लिखा गया है? आत्मकथा। आप बता दें
कि भारत के 13वें जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? 13वां, हाँ, वेंकैया नायडू नाम सुना है जो अभी हटा है, हाँ, वही थे भारत के उपराष्ट्रपति। इसके पहले कौन था? अभी कौन है? जगदीप धनखड़। अभी कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है जी? जगदीप धनखड़। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कौन उपराष्ट्रपति है? 14वां उपराष्ट्रपति। कौन है जी? 14वां। अब 13वां कौन थे? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू थे 13वें उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 11 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2022 तक, 11 अगस्त से लेकर 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक रहे। इनकी एक पुस्तक है सरोजिनी नायडू की, वेंकैया नायडू की एक पुस्तक लिखा है जो कि मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। मूविंग ऑन मूविंग याद रखो, याद रहेगा। मूविंग ऑन मूविंग, मूवी देखते हैं ना सर, तो मूवी ऑन मूविंग याद रहेगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है जी? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। अब जो क्वेश्चन है, जो 61 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं। ऑप्शन 1 कहता है लोकतंत्र के बारे में क्या सही कथन चुनना है। एक का नंबर कहता है इनमें लोकतंत्र के निर्देश में, एक नंबर ऑप्शन कहता है इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। बताइए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया है। तो ये कथन देखो क्या, इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ये ऑप्शन सही है या नहीं? सही है। लोगों चुन रहा है, लोकतंत्र के आते हुई कि लोगों के द्वारा चुना गया। दूसरा ऑप्शन कहता है क्या कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है जी। तो बता जो भी मतलब कि क्या अभी जिस किसी का शासन, जैसे पीएम मोदी का शासन है, तो बताओ संभावना किसका, अभी अगर चुनाव होगा किसका संभावना अधिक होगा जीतने का? जो कि सत्ता में है उसी का संभावना हो सकता है है। तो सत्ता में जो है उसी का संभावना अधिक हो सकता है। तो वही संभावना का आपको बताना। तो संभावना निर्देश में कंफर्म तो नहीं है कि तुम भी जीते। अगर लिखा संभावना खाली नहीं रहता लिखा तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन संभावना है लिखा हुआ था। और पता जो सत्ता में रहेगा अगर चुनाव होगा तो उसी का संभावना होता है कि जीतने का है। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी क्या कहता है? प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। बताओ सही है या गलत? प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होगा। अब एक वोट के कीमती है समान। हम देंगे वोट बा, चाहे हम दोनों जिसे देंगे वोट, दोनों वोट का समान है, समान है। तो ही करा। तो बता इनमें से तीनों सही है या गलत? तीनों के तीनों क्या सही है। तो लोकतंत्र के बारे में तीनों कथन क्या था? सही। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र का अर्थ क्या था जी? जनता द्वारा जनता के लिए लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। यह कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। किसने दिया? अब्राहम लिंकन। यह कथन किसका है जी? भारत को का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत जो है दुनिया का कैसी लोकतंत्र है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही की यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, जनता चुनती है, इसलिए तो लोकतंत्र कहते हैं, जनता द्वारा चुना गया शासन। इसमें प्रतिनिधि वयस्क मतदान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता पूर्वक चुने जाते हैं। स्वतंत्र रूप से चुना जाता है कि नहीं? भारत के लोग नैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और कर्म शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र इसे आधार प्रदान करते हैं। यानी कि ईमानदारी पूर्वक से तो वोटिंग वह करता है और लोकतंत्र जनता चुनता है सरकार को। वही बात ये कर रहा है, समझ गया? और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या, अब ये भी बताओ, अगर हम वोट किए, ये भी वोट दिया
तो सबका सब क्या समान, सबका वोट क्या मत देने का क्या समान अधिकार है। सबका क्या अधिकार है? समान अधिकार है। सबका क्या अधिकार है? वोटिंग करने की सबका क्या है? समान अधिकार है। अब 1947 से 2022 तक, 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव आधार पर देखा जा सकता है कि सरकार हमेशा बदलती नहीं है, हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन बदलने की संभावना रहती है। बदलने की क्या रहती है? संभावना रहती है, लेकिन हमेशा बदलती नहीं है। एक बार कोई भी सरकार बन रहा है देखा 5 साल तक ये फिक्र रहता है, रहता है। तो अगली सरकार बदलने की संभावना है या नहीं? एवरेज लगाए यहाँ से, सरकार बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होना है सरकार। चलिए तो बताइए पहली बार आम चुनाव भारत में कब हुआ था? 1951 में। और एक क्वेश्चन और बताए पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1937 में। 1937 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी के द्वारा पटारी सीतारमैया को खड़ा करवाए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन इस्तीफा देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रधानमंत्री अध्यक्षता सौंप देते हैं। समझ गया? हरिपुरा अधिवेशन में। तो नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद, इकोनॉमिक्स है। सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं जी? है पता? तो कहता है किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको कहते हैं? भारत में कितना खुला है? एक देखो एक वर्ष में उत्पादित कुल आय तथा सेवाओं के द्वारा आय, दोनों एक रूप में हमको आय को क्या कहते हैं जी? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। कहने का मतलब एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब एक वर्ष में यानी कि एक वर्ष का वित्तीय वर्ष में कहीं से भी ना वित्तीय वर्ष। तो बताओ जीडीपी का वित्तीय वर्ष कहां से कहां तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितना भी उत्पादित वस्तु और सेवाओं के द्वारा अर्जित मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तु और सेवाओं के द्वारा अर्जित मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम एवं वस्तुएं की सेवाएं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। भारत का जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है जी? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब यहाँ सोचेगा कि पहले मार्च आता है फिर अप्रैल आता है, तो पहले अप्रैल से कैसे हो जाएगा? क्या अप्रैल से चलेगा? मार्च में पहले आएगा। मार्च से पहले आता है, लेकिन अप्रैल तुम्हारा क्या करना है कि पहले अप्रैल से क्यों स्टार्ट हुआ? अब मार्च, क्योंकि पहले मार्च आता है अप्रैल, तो कहने का कि पहले मार्च आना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो हम जोड़ेंगे 1 अप्रैल से, लेकिन जो 1 अप्रैल से जोड़े तो एक साल में 12 महीना आता है, तो अगला साल में 31 मार्च तक जाएंगे। समझ? अगला साल में जाएंगे 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से, जैसे कि अभी अप्रैल महीना है, देखो 1 अप्रैल है, कल था 1 अप्रैल, कल था 1 अप्रैल, अभी कल से अगला 2024 का 31 मार्च जो होगा, 2024 का जो 31 मार्च होगा, तो 1 अप्रैल से 2023 का 1 अप्रैल, अगला आगामी साल 2024 का 31 मार्च, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा? वित्तीय वर्ष, जीडीपी का वित्तीय वर्ष। समझ में आया? तो जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। लेकिन परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था का क्या है? वृद्धि दर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, वही है एक वर्ष में उत्पादित
देखो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या? जी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहता है? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, उसमें विदेश आय प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आया? कि जीएनपी किसको कहता है? पहले जीडीपी समझा ना कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुएं तथा सेवाओं से मौद्रिक मूल्य अर्जित मौद्रिक मूल्य को क्या सेवाएं क्या कहते हैं? जीडीपी। तो वही है एक जीडीपी में अगर हम विदेशों के विदेश को जो भी व्यक्ति है उसके द्वारा अर्जित आय, विदेशों के द्वारा अर्जित आय, हमारे भारत के भारत जैसे कि भारत में भारत की आय और विदेश की आय, जो जैसे कि विदेश वाला व्यक्ति भी भारत में निवास कर रहा है और कुछ भारत वाला व्यक्ति विदेश में निवास कर रहा है, तो उस दोनों का जो आय होगा, बस भारत में विदेशी आय और विदेश में भारतीय आय, वो दोनों विदेशी आय जो होगा वो जीडीपी में जुट जाएगा तो वही हमारा क्या होगा? जीएनपी। क्या लिखेगा? नेशनल उत्पाद, ग्रॉस नेशनल उत्पाद। समझ में आया? जीएनपी। ये था हमारा क्या? जीएनपी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुएं और सेवाएं। देखो अभी जो बात कर रहा सभी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं की बोल रहा है? जीडीपी बोल रहा है। जीडीपी बोल रहा है कि एक वर्ष में सभी प्रकार को उत्पादित और सेवाएं वस्तुएं। जीडीपी हो गया। जीडीपी के अंतिम मौद्रिक मूल्य। आप यहाँ देखो मौद्रिक मूल्य में यानी कि इन दोनों के जो जीडीपी में मौद्रिक मूल्य जो है उसमें विदेशी आय जोड़ और मूल्यह्रास घटा दो, यानी कि विदेशी जीडीपी और कुछ विदेशी जोड़ दिए तो क्या बना? जीएनपी बना। अब ये पता है जीएनपी में कि जीडीपी में अगर विदेशी स्रोत जोड़ देंगे तो निकलेगा जीएनपी। तो वही तो बोल रहा कि अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुएं और सेवाएं, इससे क्या समझा? जीडीपी और मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर, इससे क्या समझा? विदेश वाला। तो ये दोनों जोड़ दिए तो जीएनपी हो गया। तो जीएनपी और इस जीएनपी में मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा निकलेगा क्या? एनएनपी। तो बोल सकते हैं एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अरे जीएनपी में कौन हो गया? विदेश वाला हो गया और जीडीपी हो गया, जुट गया जीएनपी बना। और जीएनपी में मूल्यह्रास को निकाल लेंगे, जीएनपी में मूल्यह्रास घटा लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय निकलेगा हमारा कहाँ? इंडिया का। विदेशी हम निकालिए तो हमारा यही बचेगा एनएनपी। अब विदेशों से आय घटा दे तो बचती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझा? अब है एनएनपी। आप देखो एनएनपी बनाए ना तो उसे जीएनपी से हम निकालिए क्या? एनएनपी। अरे जीएनपी से निकाले मूल्यह्रास निकाले तो हमको मिला एनएनपी। यानी एनपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर, यानी कि देश की जनसंख्या, गौर से सुनना समझना कि एनएनपी जितना भी निकला, मान लीजिए 100 रुपया निकला एनएनपी, तो उस एनएनपी में देश की जनसंख्या से भाग देकर, तो देश की जनसंख्या 121 करोड़ है, 2011 के अनुसार 121 करोड़ से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं कि 1121 करोड़ से भागा देंगे जीएनपी में, एनएनपी में भागा देंगे 121 करोड़ से, तो मान लीजिए 22 रुपया आया। एक्स में 121 करोड़ से मान लिया कि एनएनपी है एक्स और जनसंख्या पते है कि क्या बाय है जनसंख्या बाय है, मान लिया कि बाय है जनसंख्या, जैसे जो 121 करोड़ है 11 के अनुसार, तो मान लिया कि एनएनपी है एक्स और बाय जनसंख्या है बाय भारत का,
तो 1 से में भागा देंगे 22 से, और जो इसका भागफल आएगा, मान लिया कि भागफल कितना आया n, कितना आया n, भागफल n है, तो जो होगा भागफल द्वारा यानी कि भागफल n होगा आया, तो वही हमारा वो भागफल क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, यानी कि एक व्यक्ति पर कितना आय है, तो n रुपया पर व्यक्ति आय। समझ में आया? लेकिन कुल जनसंख्या से भागा दे दो NNP में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। समझ में आया? हाँ, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो के कमेंट करें इस वीडियो में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।